दुनिया के एक हिस्से में पश्चिम एशिया के आसमान को चीरती हुई मिसाइलों की गड़गड़ाहट है। जी। धुएं का एक ऐसा गुबार जो पूरे शहर को निगल लेना चाहता है। और वहीं दूसरी ओर भारत के अहमदाबाद में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में गूंजता हुआ लाखों प्रशंसकों का वो अथाह शोर बिल्कुल एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाला शोर। है ना। मतलब एक तरफ विनाश और युद्ध की लपटें हैं तो दूसरी तरफ खेल का बेतहाशा जुनून। आज के इस गहन विश्लेषण में सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज का हमारा ये सफर केवल कुछ पन्नों पर छपी खबरें बांचने का सिलसिला नहीं है। बिल्कुल नहीं। आज हम एक हाई एंड सिनेमैटिक डॉक्यूमेंट्री की तरह इन घटनाओं की गहराई में उतरेंगे। हमारा मकसद ये समझना है कि इस तेजी से बदलती दुनिया में क्यों और कैसे के धागे आपस में किस कदर उलझे हुए हैं। और आज के हमारे दस्तावेज और रिसर्च मटेरियल एक ऐसी दुनिया की तस्वीर पेश करते हैं जो युद्ध, अर्थव्यवस्था, राजनीति, विज्ञान और समाज मतलब हर मोर्चे पर करवट ले रही है। लेकिन देखिए, इस सफर पर आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात स्पष्ट करना जरूरी है। सियासत या भू राजनीति से जुड़ी जो भी बातें आज इस विश्लेषण में सामने आएंगी वो पूरी तरह से निष्पक्ष और तटस्थ होंगी। जी। ये मंच किसी भी राजनीतिक विचारधारा, चाहे वो वामपंथी हो या दक्षिणपंथी, उसका समर्थन नहीं करता। हमारा काम सिर्फ और सिर्फ स्रोतों में दर्ज तथ्यों को एक आईने की तरह बिना किसी लाग लपेट के प्रस्तुत करना है। तो चलिए जानकारी और रहस्यों से भरे इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। इस शानदार शुरुआत के लिए धन्यवाद। इस सफर का पहला पड़ाव वो घटना है जिसने वैश्विक भू राजनीति की नींव में एक जबरदस्त कंपन पैदा कर दिया है। 28 फरवरी की तारीख इतिहास में दर्ज हो गई है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक जी, अमेरिका और इजराइल द्वारा किए गए एक प्रीएम्प्टिव यानी एहतियाती स्ट्राइक में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मृत्यु हो गई है। ये कोई आम सैन्य कार्रवाई नहीं है, ये एक ऐसा भूचाल है जिसकी लहरें पूरी दुनिया में महसूस की जा रही हैं। जरा तेहरान के उस दृश्य की कल्पना कीजिए। आसमान से गिरते बॉम्ब, सायरन की गूंज और हर तरफ अफरा तफरी, खौफ का माहौल है। और इस खौफ के साये में सिर्फ ईरानी नागरिक नहीं हैं, कई भारतीय छात्र भी इस खौफनाक मंजर के बीच फंसे हुए हैं। जब हम अंतर्राष्ट्रीय खबरों को पढ़ते हैं तो अक्सर भूल जाते हैं कि इसके पीछे आम इंसानों की कहानियां छिपी हैं। सही कहा। पुरानी दिल्ली के कुंवर शकील अहमद की कहानी इसका जीता जागता उदाहरण है। उनकी 19 वर्षीय बेटी तेहरान में मेडिकल की पढ़ाई कर रही है। जरा सोचिए उस पिता की हालत। हाँ, जिसकी बेटी हर सुबह अलार्म की जगह धमाकों की आवाज और धुएं के काले बादलों के बीच उठने को मजबूर हो। ये वाकई दिल दहला देने वाला है। लेकिन अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो ये टकराव अचानक तो नहीं हुआ ना? है ना? एकदम सही सवाल उठाया आपने। अगर हम इसके स्टैटिक जी के या ऐतिहासिक संदर्भ में जाएं, तो अमेरिका और ईरान की दुश्मनी रातों रात नहीं पनपी है। इसकी जड़ें काफी गहरी हैं। बिल्कुल, इसकी जड़ें 1979 के उस ऐतिहासिक इस्लामी क्रांति से जुड़ी हुई हैं, जब ईरान में शाह का तख्ता पलट हुआ था और अमेरिका समर्थित शासन का अंत हुआ था। तब से लेकर आज तक ये एक सुलगता हुआ ज्वालामुखी रहा है। और आज इस पूरी लड़ाई का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु बन गया है हॉर्मुज जल डमरू मध्य, जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं। जी, ये महज पानी का एक संकरा रास्ता नहीं है। आंकड़े बताते हैं कि दुनिया का 20% और भारत का लगभग 40% तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है। 40%? हाँ, अगर ये जलमार्ग कुछ दिनों के लिए भी बंद हो जाए तो दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं हाँफने लगेंगी। मतलब ये वैश्विक अर्थव्यवस्था की सबसे अहम सांस की नली है। और यही वजह है कि भारत का रुख इस पूरे मामले में बहुत ही सधा हुआ और कूटनीतिक है। दस्तावेज बताते हैं कि फारस की खाड़ी में इस वक्त जितने भी तेल टैंकर फंसे हुए हैं, उनमें से 10% पर भारत का तिरंगा लहरा रहा है। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। इसी को देखते हुए भारत सरकार अपने ऑपरेशन संकल्प के तहत नौसेना भेजने पर गंभीरता से विचार कर रही है, ताकि अपने जहाजों को सुरक्षित निकाला जा सके। कूटनीति का ये खेल कितना बारीक है, ये विदेश मंत्री एस जयशंकर के ताज़ा बयान से समझ आता है। जी, उन्होंने साफ कहा कि ईरानी जहाज IRIS लावन को मानवीय आधार पर कोची के बंदरगाह में रुकने देना भारत का सही कदम था। और विडंबना देखिए कि उसी दौरान एक दूसरा ईरानी युद्धपोत IRIS देना वो अमेरिका के निशाने पर आ गया और नष्ट कर दिया गया। भारत एक तरफ अमेरिका का रणनीतिक साझेदार है,
तो दूसरी तरफ ईरान के साथ अपने ऐतिहासिक और ऊर्जा संबंधों को भी संतुलित कर रहा है। और राजनीति के इसी जटिल मंच पर एक और दिलचस्प बयान फारूक अब्दुल्ला का सामने आया है। उन्होंने इस बात की कड़ी आलोचना की है कि अमेरिका भारत को रूसी तेल खरीदने के लिए तो छूट दे देता है, लेकिन बाकी जगहों पर अपनी शर्तें थोपता है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कोई भी फैसला सीधा और सरल नहीं होता। एक बहुत बड़ी और दिलचस्प हलचल हुई है। नेपाल के चुनावों पर अगर नजर डालें तो वहां की जनता ने एक ऐसा उलटफेर किया है जो किसी ने सोचा नहीं था। एक रैपर जो राजनीति में बिल्कुल नया है, बालिन, उसने एक ऐतिहासिक और भारी जीत हासिल की है। और वो भी किसे हराकर? पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को, वो भी उन्हीं के अभेद्यगढ़ में। ये एक बहुत बड़ा संकेत है। ये केवल एक चुनाव का नतीजा नहीं है, बल्कि इस बात का प्रतीक है कि कैसे युवा पीढ़ी पुरानी स्थापित राजनीतिक व्यवस्थाओं को चुनौती दे रही है। लोग अब पारंपरिक चेहरों से ऊब चुके हैं। एकदम सही। बालिन की ये जीत पूरे दक्षिण एशिया के लिए एक वेकअप कॉल हो सकती है। राजनीति में रैप का ये तड़का बहुत कुछ कहता है। चलिए अब भू राजनीति से जुड़े एक और अहम मसले पर आते हैं, जिसका सीधा असर भारत के भविष्य पर है। कनाडा के साथ यूरेनियम समझौता। हम सभी जानते हैं कि भारत ऊर्जा की बढ़ती जरूरतों से जूझ रहा है। इस समझौते को समझने के लिए थोड़ा विज्ञान और भूगोल की तरफ चलना होगा। भारत के पास यूरेनियम के भंडार तो हैं, लेकिन हमारा यूरेनियम अयस्क बहुत ही निम्न स्तर का है। अच्छा जी, इसमें यूरेनियम की मात्रा केवल 0.02 से लेकर 0.45% तक ही होती है। सरल भाषा में कहें तो हमें थोड़ी सी ऊर्जा निकालने के लिए बहुत सारे अयस्क को साफ करना पड़ता है, जो बहुत महंगा और जटिल है। और कनाडा के पास? इसके विपरीत कनाडा के पास जो यूरेनियम है वो भारतीय खदानों के मुकाबले 10 से 100 गुना अधिक समृद्ध है। 10 से 100 गुना? ये तो एक बहुत बड़ा अंतर है। बिल्कुल, और इसीलिए ये समझौता भारत के असैन्य परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। कोयले पर अपनी निर्भरता कम करने और स्वच्छ ऊर्जा के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए भारत को उच्च गुणवत्ता वाले यूरेनियम की जरूरत है, जो अब कनाडा से पूरी होगी। लेकिन जब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा सुरक्षा की इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो अक्सर भूल जाते हैं कि इसका असर सीधे एक आम इंसान की रसोई पर पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। आइए अब अर्थव्यवस्था और आम जीवन के उस पहलू को देखते हैं जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पश्चिम एशिया में जो मिसाइलें चल रही हैं, उनकी आंच सीधे भारतीय रसोई गैस के चूल्हे तक पहुंच गई है। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 60 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर के दाम 114 रुपए 50 पैसे बढ़ गए हैं। और यहीं पर नीतियां और जमीनी हकीकत आपस में टकराती हैं। अगर हम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का संदर्भ लें, जिसकी शुरुआत 2016 में हुई थी ताकि गरीब महिलाओं को धुएं से मुक्ति मिल सके, और आज इसके 10 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी हैं। जी, तो स्थिति थोड़ी चिंताजनक लगती है। सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जा रही है, लेकिन इसके बावजूद एक गरीब परिवार को गैस सिलेंडर भरवाने के लिए अपनी जेब से 613 रुपए देने पड़ रहे हैं। एक आम परिवार के लिए हर महीने 613 रुपए का इंतजाम करना कोई छोटी बात नहीं है। इस मुद्दे पर दोनों पक्षों के अपने तर्क हैं, और जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था, हम पूरी तरह से तटस्थ रहेंगे। सरकार का पक्ष यह है कि महंगाई उनके नियंत्रण से बाहर है। ये पश्चिम एशिया के संकट और वैश्विक सप्लाई चेन के टूटने का सीधा परिणाम है। वहीं विपक्ष का तर्क है कि सरकार को इस वैश्विक झटके से आम जनता को बचाने के लिए करों में और कटौती करनी चाहिए, और ये महंगाई का अनुचित बोझ है। इसी आर्थिक उथल-पुथल के बीच विरोध प्रदर्शनों का एक बिल्कुल नया और अनूठा तरीका भी सामने आया है। और राजनीति की बात हो तो चुनावी वादों का जिक्र आना लाजमी है। बिल्कुल। उत्तराखंड के हरिद्वार में गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ी रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जमकर तारीफ की। वजह यह है कि उत्तराखंड समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। साथ ही 10,000 एकड़ सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के काम को भी एक बड़ी उपलब्धि बताया गया। इसी मंच से अमित शाह ने एक बड़ा संकल्प भी दोहराया कि केदारनाथ से कन्याकुमारी तक हर घुसपैठिए को बाहर निकाला जाएगा। यहाँ श्रोताओं के लिए ये जानना भी दिलचस्प होगा कि उत्तराखंड का निर्माण कैसे हुआ था। हाँ, स्टैटिक जीके के नजरिए से। साल 2000 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के पहाड़ी हिस्सों को अलग कर इस नए राज्य का गठन हुआ था। आज वही राज्य कई बड़े राष्ट्रीय कानूनों की प्रयोगशाला बन रहा है। बिल्कुल, और वादों की इस रेस में दूसरे दल भी पीछे नहीं है। केरल में राहुल गांधी ने अपने अभियान के तहत 5 बड़ी कल्याणकारी गारंटियों की घोषणा की है, जिसमें महिलाओं के लिए 3,000 रुपए मासिक पेंशन
और 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा शामिल है। वहीं अगर हम दक्षिण की तरफ जाएं तो तमिलनाडु में लोकप्रिय अभिनेता थलपति विजय ने अपनी नई राजनीतिक पार्टी टीवीके के जरिए महिलाओं के लिए 250 रुपए के मासिक ग्रांट का वादा किया है। दिल्ली में भी राजनीति का रंग महिला सशक्तिकरण के इर्द गिर्द घूम रहा है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने एक बहुत ही आकर्षक नारा दिया है, बेटी बढ़ाओ। जी, उनका कहना है कि अब वक्त बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से आगे निकल चुका है और अब नारा बेटी बढ़ाओ होना चाहिए, क्योंकि आज महिलाएं सिर्फ पढ़ ही नहीं रही हैं बल्कि रक्षा बलों और अंतरिक्ष विज्ञान में नेतृत्व कर रही हैं। ये नीतियां, वादे और नारे अपनी जगह बहुत अहम हैं, लेकिन अब वक्त है समाज के उस हिस्से पर रोशनी डालने का जो अक्सर इन चमकदार दावों के नीचे अंधकार में जी रहा है। हमारे स्रोतों में दिल्ली के भलसुआ डेयरी के कूड़े के ढेर का एक इतना जीवंत और सिनेमाई वर्णन है जो किसी को भी विचलित कर दे। जरा सोचिए, कूड़े का एक विशालकाय पहाड़ जहां से मीथेन गैस की बदबू और धुआं हर वक्त उठता रहता है। वहां 60 वर्षीय रहीमन बी और नरगिस बी जैसी महिलाएं तपती धूप में काम कर रही हैं। ये वाकई दिल को झकझोर देने वाला दृश्य है। उनके पास ना कोई मास्क है, ना हाथों में दस्ताने। वे नंगे हाथों से सड़े हुए कचरे, कांच के टुकड़ों और मेडिकल वेस्ट के बीच से प्लास्टिक और धातु बीनती हैं। और ये सब कितने रुपयों के लिए? दिन के 10 घंटे काम करने के बाद सिर्फ 300 रुपए दिहाड़ी। और इसके पीछे के आंकड़े और भी डरावने हैं। दिल्ली हर रोज 11,000 टन कचरा पैदा करती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसमें से केवल 59% कचरा ही सोर्स पर यानी घरों या सोसाइटियों में अलग अलग किया जाता है। बाकी का सारा मिश्रित कचरा सीधे इन डंपिंग ग्राउंड्स में आता है। कागजों पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026 की बहुत सी भारी भरकम बातें लिखी हैं, लेकिन जमीन पर ये अदृश्य योद्धा ही हैं जो इस शहर की गंदगी को अपने हाथों से साफ कर रहे हैं। सबसे बड़ा तथ्य ये है कि ये कूड़ा बीनने वाले अपनी इस अमानवीय मेहनत से दिल्ली नगर निगम के हर दिन लगभग 1 करोड़ रुपए बचाते हैं। 1 करोड़ रुपए हर दिन, फिर भी उन्हें न कोई सम्मान मिलता है ना सुरक्षा। ये हमारे सिस्टम की एक बहुत बड़ी विफलता है। सुरक्षा और बुनियादी ढांचे की बात करें तो एक और चौंकाने वाली खबर है। केंद्र सरकार ने हाल ही में जारी किए गए अपने संशोधित भूकंप जोनिंग अधिसूचना, जिसे IS 1893 पार्ट 1 2025 कहा जाता है, उसे अचानक वापस ले लिया है। हाँ, और इसके पीछे का कारण शुद्ध अर्थशास्त्र है। कई सरकारी विभागों और मेट्रो रेल कॉरपोरेशनों ने चिंता जताई थी कि अगर पूरे देश में निर्माण के लिए भूकंप-रोधी मानकों को इतना सख्त कर दिया गया तो नए प्रोजेक्ट्स की लागत आसमान छूने लगेगी। सरकार के सामने ये एक बहुत बड़ी दुविधा है। सुरक्षा को प्राथमिकता दें या फिर सीमित बजट में तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करें। फिलहाल लगता है लागत के डर ने सुरक्षा को पीछे छोड़ दिया है। और यही दुविधा हम पर्यावरण के क्षेत्र में भी देख रहे हैं। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी CSE की 2026 की ताज़ा रिपोर्ट एक बहुत ही खौफनाक तस्वीर पेश करती है। देश के उन राज्यों में जहां बाघ पाए जाते हैं, बाघों के 40% इलाके का सीधा ओवरलैप उन जमीनों से हो रहा है जहां लगभग 60 मिलियन यानी 6 करोड़ इंसान रह रहे हैं। इसे संतृप्ति बिंदु या सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं। हमारे टाइगर रिजर्व्स में अब और बाघों के लिए जगह नहीं बची है। जंगल सिकुड़ रहे हैं, बाघों की संख्या बढ़ रही है और इंसान जंगलों के किनारे अपनी बस्तियां बसाते जा रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि आने वाले समय में इंसान और जानवरों के बीच होने वाले खूनी संघर्ष में तेजी से इजाफा होगा। ये एक टिक टिक करता हुआ टाइम बॉम्ब है। लेकिन चलिए पर्यावरण से जुड़ी एक अच्छी खबर की तरफ भी नजर डालते हैं। जी, फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब अपनी भारत यात्रा पर मुंबई आए, जहां अंबानी परिवार ने उनकी मेजबानी की। इस दौरान एक बहुत ही महत्वपूर्ण MOU साइन हुआ है। महाराष्ट्र सरकार ने फिनलैंड की कंपनियों के साथ मुंबई के ऐतिहासिक सासून डॉक के आधुनिकीकरण का समझौता किया है। सासून डॉक महज एक मछली बाजार नहीं है, ये मुंबई की अर्थव्यवस्था का एक बहुत पुराना और अहम हिस्सा है। इसे फिनलैंड जैसी उन्नत और टिकाऊ तकनीक से जोड़ना पर्यावरण और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए एक शानदार कदम है। लेकिन स्वास्थ्य के मोर्चे पर जो आंकड़े सामने आए हैं वे बेहद चिंताजनक हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऑन्कोलॉजी सम्मेलन के ताज़ा डेटा ने पूरे मेडिकल जगत को चौंका दिया है। भारत में पिछले 30 वर्षों के अंदर स्तन कैंसर के मामलों में 2 गुने से भी ज्यादा का उछाल आया है। जहां 1990 में ये आंकड़ा 13 प्रति लाख महिलाएं था, वहीं 2023 में ये बढ़कर 29.4 प्रति लाख तक पहुंच गया है।
जीवन शैली में बदलाव, तनाव और पर्यावरण में बढ़ता प्रदूषण इसके मुख्य कारण माने जा रहे हैं। और पर्यावरण के इसी प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग का एक और भयानक असर सामने आया है। रिसर्च बताती है कि गर्भावस्था के दौरान अत्यधिक गर्मी का सामना करने वाली महिलाओं में गंभीर स्वास्थ्य जटिलताएं तो आ ही रही हैं। साथ ही लड़कों के जन्म दर में भी कमी देखी जा रही है। अत्यधिक तापमान अब सीधे इंसान के प्रजनन और जेनेटिक्स पर असर डाल रहा है। लेकिन जहां एक तरफ इंसान गर्मी और प्रदूषण से जूझ रहा है, वहीं विज्ञान हमें हैरतअंगेज चमत्कार भी दिखा रहा है। आज के रिसर्च मटेरियल में एक ऐसे बैक्टीरिया का जिक्र है जिसने वैज्ञानिकों की नींद उड़ा दी है। इसका नाम है डाइनोकॉकस रेडियोड्यूरेंस। ये नाम तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म के एलियन जैसा लगता है। इसमें खास बात यह है कि ये सूक्ष्म जीव पृथ्वी की सबसे चरम परिस्थितियों में भी जिंदा रह सकता है। ये अत्यधिक दबाव और ऐसे भयंकर विकिरण यानी रेडिएशन को झेल सकता है जो किसी भी इंसान या जानवर को पल भर में राख कर दे। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस बैक्टीरिया की ये क्षमता इस सिद्धांत को बल देती है कि शायद जीवन पृथ्वी पर कहीं बाहर से आया हो, क्योंकि अंतरिक्ष की लंबी और खतरनाक रेडिएशन भरी यात्रा को ऐसा ही कोई जीव झेल सकता है। यानी आप कह रही हैं कि एक बैक्टीरिया हमें अंतरिक्ष यात्रा के सबसे गहरे राज बता सकता है। अद्भुत। और विज्ञान का दूसरा चमत्कार हमारी रोजमर्रा की समस्या को सुलझा रहा है। 2024 की एक रिपोर्ट के मुताबिक बायोमास कन्वर्टर नाम की एक नई तकनीक विकसित हुई है। ये मशीन गाजर के कचरे और बेकार पड़े बायोमास को प्रोसेस करके वापस खाने योग्य सामग्री में बदल सकती है। जरा सोचिए, जहां दुनिया भुखमरी से लड़ रही है, वहां कचरे से खाना बनाना कितना बड़ा इनकलाब ला सकता है। बिल्कुल, विज्ञान की यही तो खूबसूरती है। चलिए विज्ञान की लैब से निकलकर समाज और खेल के मैदान में चलते हैं। शुरुआत में हमने जिस अथाह शोर का जिक्र किया था, वो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम का है। क्या सिनेमैटिक नजारा है। पूरा का पूरा स्टेडियम नीले समंदर में तब्दील हो गया है। T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। भारत बनाम न्यूजीलैंड। भारत की नजरें इतिहास रचने पर हैं, लगातार दूसरी बार T20 का सरताज बनने पर। और इस मैच में सबकी निगाहें दो चीजों पर टिकी हैं। सूर्य कुमार यादव की वो हैरतअंगेज 360 डिग्री बैटिंग जो किसी भी गेंदबाज के पसीने छुड़ा दे, और जसप्रीत बुमराह की वो अचूक यॉर्कर जो स्टंप्स उखाड़ फेंकती है। अगर हम इस मैदान के ऐतिहासिक महत्व या स्टैटिक जीके की बात करें, तो इस मिट्टी में क्रिकेट के कई सुनहरे पन्ने दबे हैं। ये वही मैदान है जहां लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर ने अपने 10,000 टेस्ट रन पूरे करने का ऐतिहासिक कारनामा किया था। और इसी मैदान पर महान कपिल देव ने सर रिचर्ड हैडली का सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा था। और क्रिकेट के अलावा बैडमिंटन कोर्ट पर भी भारत का जलवा है, जहां स्टार खिलाड़ी लक्ष्य का फाइनल मुकाबला लिन के साथ तय हो गया है। खेल से अलग अगर हम भारतीय समाज की मानसिकता को समझना चाहें, तो अखबारों के वैवाहिक विज्ञापनों से बेहतर कोई आईना नहीं है। मैट्रिमोनियल एड्स। हाल ही में इन विज्ञापनों का जो विश्लेषण किया गया है, वो भारत के एक अनोखे दोहरे चरित्र को सामने लाता है। इसे अल्टीमेट इंडियन पैराडॉक्स कहना गलत नहीं होगा। बिल्कुल। आज के विज्ञापनों में एक तरफ तो अत्यधिक आधुनिक शिक्षा की मांग है, लड़का या लड़की NRI होना चाहिए, डॉक्टर या डबल मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। लेकिन ठीक उसी विज्ञापन की दूसरी लाइन में यह भी लिखा होता है कि वो मुदलियार, वन्यार या किसी विशिष्ट पारंपरिक समुदाय से ही होना चाहिए। हम आधुनिकता और ग्लोबल करियर तो चाहते हैं, लेकिन अपनी पुरानी जातीय सीमाओं को तोड़ने के लिए अभी भी पूरी तरह तैयार नहीं है। एकदम सटीक विश्लेषण। समाज का यह आईना कभी-कभी बहुत कड़वी सच्चाई भी दिखाता है। हरियाणा के जींद की खबर बेहद दुखद है, जहां एक गुलाल बनाने वाली फैक्ट्री में अचानक आग भड़क उठी और इसमें झुलसकर 4 महिलाओं की दर्दनाक मौत हो गई। त्योहारों के रंग बनाने वाली जगह पर ऐसा मातम सुरक्षा नियमों की पोल खोलता है। इसके साथ ही मनोरंजन और अपराध जगत से एक बड़ी खबर है। मशहूर सिंगर बादशाह के खिलाफ FIR दर्ज की गई है और एक लुकआउट नोटिस भी जारी हुआ है। ये पूरा विवाद उनके गाने चटीरी को लेकर है। आरोप है कि इस गाने के वीडियो में नाबालिग स्कूली बच्चियों का बहुत ही गलत और आपत्तिजनक चित्रण किया गया है, जिसने समाज के कई वर्गों में भारी आक्रोश पैदा कर दिया है। और इस विश्लेषण के अंतिम पड़ाव पर कॉरपोरेट जगत की 2 बिल्कुल विपरीत तस्वीरें हैं जो भारत की अर्थव्यवस्था की कहानी बयां करती हैं। एक तरफ CBI ने उद्योगपति अनिल अंबानी और रिलायंस कम्युनिकेशंस के खिलाफ 1085 करोड़ रुपए की बैंक धोखाधड़ी का एक नया और बड़ा मामला दर्ज किया है। और वहीं दूसरी तरफ भारतीय स्टेट बैंक SBI ने एक बेहद सकारात्मक और ऐतिहासिक घोषणा की है।
उन्होंने विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाले व्यवसायों के लिए $500 मिलियन के भारी भरकम ऋण की घोषणा की है। लगभग 4100 करोड़ रुपए। एक तरफ कॉरपोरेट डिफॉल्ट है तो दूसरी तरफ एक नए समावेशी भविष्य का निवेश। तो श्रोताओं, आज के इस सफर में हमने बहुत कुछ देखा और समझा। पश्चिमी एशिया के सुलगते आसमान से लेकर अहमदाबाद के क्रिकेट स्टेडियम तक हमने देखा कि कैसे हॉलमूर जलडमरू मध्य का भू राजनीतिक तनाव सीधे हमारी रसोई गैस की कीमतों को बढ़ा देता है। हमने देखा कि कैसे संसद के एसी कमरों में बनने वाली नीतियां और वापस लिए गए नियम सीधे भलसवा डेयरी में कूड़ा बीनने वाले उन अदृश्य योद्धाओं की जिंदगी तय करते हैं। दुनिया का कोई भी कोना अब अलग थलग नहीं है, ये सब आपस में पूरी तरह से गुंथा हुआ है। यही आज के समय की सच्चाई है। अगर आप दुनिया के एक कोने में कोई धागा खींचते हैं तो दूसरे कोने में कोई ना कोई गांठ जरूर खुलती है। बिल्कुल। और आज के इस सफर को समाप्त करने से पहले एक ऐसा विचार जो शायद हमें अपनी पूरी दुनिया को देखने का नजरिया बदलने पर मजबूर कर दे। सोचने वाली बात है जी। आज हमने एक तरफ देखा कि कैसे दुनिया की महाशक्तियां हुर्मुज जलडमरू मध्य में अपनी शक्तिशाली नौसेनाएं और खौफनाक मिसाइलें तैनात कर रही हैं, और दूसरी तरफ हमने देखा कि गाजर के कचरे को बायोमास तकनीक से भोजन में बदला जा रहा है। और डायनोकोकस रेडियोड्यूरेंस जैसा एक नन्हा सा बैक्टीरिया अंतरिक्ष के भयंकर विकिरण में भी खुद को जिंदा रख सकता है। ये सोचने वाली बात है कि क्या मानवता की भविष्य की सबसे बड़ी चाबी हमारी सैन्य ताकत और इन मिसाइलों में छिपी है, या फिर इस बात में कि हम प्रकृति और उस नन्हे बैक्टीरिया की तरह विपरीत परिस्थितियों में खुद को अडाप्ट और रिसाइकिल कैसे करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि भविष्य का सबसे बड़ा भू राजनीतिक हथियार कोई मिसाइल नहीं बल्कि एक माइक्रोब या कचरा प्रबंधन की कोई नई तकनीक हो? ये वाकई में एक बहुत गहरा और नया नजरिया है। जो चीजें आज हमें महत्वहीन या छोटी लगती हैं, जैसे एक बैक्टीरिया या कचरा, वही कल मानव सभ्यता के अस्तित्व की सबसे बड़ी ढाल बन सकती हैं। बिल्कुल। और इसी